सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ा था. व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड? दैट इज प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स इनटू 100, राइट? सो फेवरेबल अनफेवरेबल भी चीज हम लोगों ने देखी थी टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेटेड. प्लस उसके साथ मैंने स्टार्ट किया था जेएस मिल्स थियोरी ऑफ द रेसिप्रोकल डिमांड. मैंने आपको ये चीज बताया था कि रिकार्डो की थियोरी है, बट उसके अंदर उन्होंने क्या कंसीडर किया है? डिमांड. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. उस फैक्टर के ऊपर उन्होंने पूरी थियोरी अपनी बनाई है. और व्हाट इज यहाँ पे रेसिप्रोकल डिमांड क्या बात कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट की डिमांड हमारे कंट्री में कितनी है. जैसे यूएसए के जो यूएसए में प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनकी डिमांड हमारे कंट्री में कितनी है, राइट? क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड और ये सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं. और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि इक्वल्स टू आना चाहिए. प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इनटू क्वांटिटी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू क्वांटिटी. ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू आना चाहिए. वो 500 वाला आपको एग्जांपल याद हो तो. सो जिसकी 5 प्राइस है इनटू हम लोग करते हैं 100 के साथ तो 500, और सामने हम लोग कितने इंपोर्ट्स कर सकेंगे? सिर्फ 50 यूनिट्स. ये वाला हम लोगों का एग्जांपल था, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था. ठीक है, लास्ट लेक्चर में. अब उसी थियोरी को, जेएस मिल की थियोरी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. देखो यहाँ पे जेएस मिल के अंदर एग्जाम्पल बताया हुआ है. आप पेज नंबर 44 ओपन कर सकते हो अपना, वहां पे टेबल भी दी हुई है आपको और एक एनालिसिस भी किया हुआ है वो टेबल का. इसमें ग्राफ वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट खाली क्या है, टेबल दी हुई है अपने को और उसका एनालिसिस. देखो अब आ जाते हैं हम लोग, टेबल दी हुई है अपने को. प्रोडक्शन कंट्री दी हुई है, 2 कंट्रीज और 2 प्रोडक्ट्स दिए हुए, और प्रोडक्शन विद इन गिवन मनी कॉस्ट इन अ सर्टेन टाइम पीरियड. आयरन एंड जूट. तो यहाँ पे अपने को बताया है इंडिया एंड बांग्लादेश, है ना? ये 2 बताए हुए हैं, जूट और आयरन. आयरन दिखाई दे रहा है ना सबको? जूट, ठीक है. तो आयरन यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में? 20 टन्स. 20 टन्स. और जूट भी प्रोड्यूस हो रहा है 20 टन्स. ओके. बांग्लादेश में आयरन प्रोड्यूस हो रहा है 10 टन्स और जूट प्रोड्यूस हो रहा है 15 टन्स. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रोडक्शन विद द गिवन मनी कॉस्ट. भाई इतना उनके पास पैसा है और उन पैसों में से उतने टाइम पीरियड में इंडिया आयरन बना रहा है 20 टन्स और जूट भी बना रहा है 20 टन्स. तो इंडिया का तो रेशियो क्या आ जाता है? 1:1. यही आ रहा है ना, क्योंकि कुछ भी बनाए उसका तो यही रेशियो निकल रहा है. और बांग्लादेश का क्या आ रहा है? बांग्लादेश उतने ही पैसों में से और उतने टाइम पीरियड में आयरन बना रहा है 10 टन्स और जूट प्रोड्यूस कर रहा है 15 टन्स. तो मुझे एक जनरल सी बात बताओ, बांग्लादेश के लिए क्या बेनिफिशियल होगा प्रोड्यूस करना? आयरन और जूट. क्या होगा प्रोड्यूस करना बेनिफिशियल, जिससे उसको फायदा हो? बोलो. जूट. जूट. ओके. और इंडिया तो कुछ भी प्रोड्यूस करे, राइट? तो अभी ये रेशियो क्या आ रहा है इनका? ये 1:1.5 है ना? बांग्लादेश का अगर आप देखो तो क्लियर दिख रहा है सबको? यहाँ एक सेकेंड रुक दो, मैं थोड़ा क्लियर. हाँ देखो, तो इंडिया तो कुछ भी प्रोड्यूस करे, आयरन प्रोड्यूस करे या जूट प्रोड्यूस करे, तो उसको तो यही हो रहा है, एक ही चीज, दोनों सेम चीज ही हो रही है, फायदा दोनों में है. तो अब क्या होगा? इंडिया को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? आयरन प्रोड्यूस करना चाहिए. और बांग्लादेश को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? जूट प्रोड्यूस करना चाहिए. और एक्सचेंज क्या करना चाहिए? बांग्लादेश को जूट के बदले में आयरन सामने से लेना चाहिए और जूट देकर, और इंडिया को आयरन देकर जूट लेना चाहिए. सिंपल यही चीज बता रहे हैं.
इसमें से समझ में आ रहा है अपने को? देखो क्या लिखा है अब इसके अंदर। From the above table, it is clear that India has an absolute advantage in both the commodities. दोनों में advantage है इंडिया को तो. However, the relative advantage is more in iron. अगर हम लोग इस तरीके से कंपैरिजन करें रिलेटिवली, कि भाई दो प्रोडक्ट्स में तो देखा आयरन और जूट, इनमें तो देखा हम लोगों ने, लेकिन दो प्रोडक्ट्स ही और दो कंट्रीज आपस में भी कंपैरिजन करें तो आयरन में उसको ज्यादा फायदा हो रहा है. So relative advantage is more in iron. India can produce iron at the half the cost at the production of Bangladesh. देखो for example ऐसा समझो एक जमीन है, ठीक है, उसी दोनों के पास, इंडिया के पास भी लैंड है और बांग्लादेश के पास भी सेम लैंड है, ठीक है. अब बांग्लादेश में ये पूरी लैंड में 10 टन हो रहे हैं पूरी लैंड में, और यहाँ पर टोटल 20 टन हो रहे हैं प्रोड्यूस. सोचो मतलब अगर बांग्लादेश की मैं आधी जमीन मेरे पास मिल जाएगी, अगर इंडिया को मिल जाएगी हाफ जमीन भी, तो इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है आराम से वहां पर, समझे. और सेम एज इट इज एक और यहाँ पे एग्जांपल बताऊं आपको. दोनों को हम लोग अगर 5000 दे, मनी कॉस्ट इनका 5000, ठीक है. अब यही 5000 में से इंडिया बना रहा है 20 टन और बांग्लादेश बना रहा है खाली 10 टन. मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाफ कॉस्ट पे भी, मतलब 2500 के अंदर तो उसके क्या बन जा रहे हैं, 10 टन भी बन जा रहे हैं आराम से. तो ये सेंटेंस को समझो अच्छे से. क्या लिखा है? इंडिया कैन प्रोड्यूस iron at the half the cost of the production of Bangladesh, while the jute, मतलब आप सोचो कि बांग्लादेश के पास भी 5000 है उसके पास और वो 10 टन बना, बट इंडिया तो 2500 में 10 टन बना सकता है आराम से, हाफ द कॉस्ट, समझे. तो बांग्लादेश को आयरन प्रोड्यूस करना बहुत महंगा पड़ रहा है, मतलब उसका बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो रहा है. So while the jute can be produced at the 3/4 of the Bangladesh, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया ना 3/4 ही ऐसा समझो, ये 1 और ये 1.5 मतलब 3/4 जितना ही हुआ. So thus it would be profitable for India to specialize in the production of iron and let Bangladesh specialize in the production of jute. So India को iron produce करना चाहिए और बांग्लादेश को jute produce करने देना चाहिए. चलो. So the terms of trade will have to be determined. यहाँ पे terms of trade हम लोग determine करेंगे. So Bangladesh would like to have more than 10 tons of iron for its 15 tons of jute. On the other hand, in India, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा ये यहाँ पे क्या किया है? In India, on the other hand, would like to have more than 1 ton of jute for its 1 ton of iron, that is 20:20, मतलब 1:1 कुछ भी हो. So the limits to possible barter terms of trade, the international exchange ratio are set by the domestic exchange ratio established by the relative efficiency of labor in each country. हम लोगों ने तो already पहले ही इनके रेशियो सेट कर दिए हैं, ये 1:1 और ये 1:1.5. इधर पूरा इतना बड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं. Now the range of international terms of trade will be the respect of India between 1:1 tons of jute, ठीक है. अब डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी हैव टू बी स्टडीड. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे पहली पॉइंट यहाँ पे बताइए. इफ द डिमांड इन इंडिया फॉर बांग्लादेश जूट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर इंडिया में बांग्लादेश जूट की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर, if, then the maximum limit of exchange will be, कैसे एक्सचेंज होगा? इंडिया का डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो क्या है? 1:1. अगर बांग्लादेश एक जूट देगा तो इंडिया को एक आयरन देना पड़ेगा, मतलब इंडिया
1 अगर आयरन देगा किसको, बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश 1 जूट उसको सामने से देगा, समझे। तो यहाँ पे इसको बेनिफिट किसको हो रहा है जनरली, मुझे बताओ। अगर हम लोग ये रेशियो में चले, अगर ये रेशियो में एक्सचेंज हो एक दूसरे के साथ कि बांग्लादेश 1 जूट दे और इंडिया 1 आयरन दे, मतलब ये रेशियो में अगर एक्सचेंज करे, तो ऐसे रेशियो में किसको फायदा हो रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है कि बांग्लादेश को फायदा हो रहा है जनरली, मुझे बताओ। क्योंकि इंडिया में 1:1 चलेगा भाई, इंडिया का अगर डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो के थ्रू गए हम लोग, एक्सचेंज अगर हुआ तो बांग्लादेश 1 जूट देगा, इंडिया 1 आयरन देगा उसको सामने, ये एक्सचेंजिंग रेशियो होगा इनके बीच में। तो फायदा किसको होगा, बांग्लादेश को होगा कि इंडिया को होगा, बता सकते हो मेरे को, किसको फायदा होगा, बेनिफिट किसको मिलेगा ऐसी सिचुएशन में, बांग्लादेश को कि इंडिया को। क्योंकि इंडिया का रेशियो, इंडिया, ये देखें हम लोग 1:1 भाई, 1 आयरन अगर मैं दूंगा तो सामने मेरे को 1 जूट मिलेगा, ऐसा। तो किसको बेनिफिट हो रहा है ऐसी सिचुएशन में, इंडिया। इंडिया को कैसे बेनिफिट हो रहा है मुझे बताओ, क्योंकि इंडिया तो प्रोड्यूस वही कर रहा है, देखो उनका रेशियो है 1:1, उल्टा बांग्लादेश का ये है 1:1:1.5। तो देखो ऐसा समझ लो, इंडिया में आयरन प्रोड्यूस हो रहा है 1 और बांग्लादेश में, इंडिया में आयरन प्रोड्यूस हो रहा है 1 और बांग्लादेश में जूट प्रोड्यूस हो रहा है 1.5, ये चीज होगी ना। लेकिन इस एक्सचेंज रेशियो के अकॉर्डिंग इंडिया 1 आयरन बांग्लादेश को दे रहा है और बांग्लादेश 1 जूट दे रहा है, तो उल्टा बांग्लादेश कम जूट दे रहा है ना इंडिया को, बांग्लादेश के पास 0.5 बचेगा, ये रिमेनिंग रहेगा उल्टा उसके पास। तो बेनिफिट किसको है, बांग्लादेश को बेनिफिट होगा ना इस चीज से, आप समझो। इंडिया 1 आयरन प्रोड्यूस कर रहा है, बांग्लादेश जूट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1.5 है उसका, तो इंडिया 1 आयरन दे रहा है और बांग्लादेश उसको 1 जूट दे रहा है, जबकि बांग्लादेश प्रोड्यूस कर सकता है 1.5, तो 0.5 उल्टा उसके पास पड़ा है, अभी भी रिमेनिंग पार्ट है उसके पास। तो हमारे यहाँ से तो सब चला गया, सारा आयरन मैंने दे दिया, मेरे को बांग्लादेश ने जूट दिया उतने प्रोपोर्शन में, अगर मैंने 1 आयरन दिया उसने मेरे को 1 जूट दिया, अभी 0.5 बांग्लादेश के पास पड़ा है अभी भी। अगर ये डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो होता है तो ऐसी चीज होगी, बेनिफिट किसको हो रहा है यहाँ पे, बांग्लादेश को होगा ना, सिंपल। देखो फिर से पढ़ते हैं ये चीज, क्या लिखा है, इफ द डिमांड इन इंडिया फॉर बांग्लादेश जूट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सचेंज, अगर हम लोगों ने मैक्सिमम लिमिट एक्सचेंज की 1:1 डिसाइड की, भाई 1 के सामने 1 आयरन के सामने 1 जूट, ये अगर मैक्सिमम लिमिट हम लोगों ने डिसाइड की, जैसे अगर इंडिया 20 आयरन देगी तो सामने 20 जूट लेगी, यहाँ 25 आयरन देगी तो 25 जूट लेगी। लेकिन आप सोचो ये रेशियो देखो इनका, इंडिया में आयरन 1 बन रहा है और बांग्लादेश में जूट 1.5 बन रहा है, वो भी तो देखो उसके अकॉर्डिंग। It means all the gain will go to the Bangladesh and Bangladesh is trading at India's domestic exchange ratio and thus India gains nothing. इंडिया में समझो, इंडिया में 100 आयरन बने और बांग्लादेश में 150 जूट बने, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करो, इंडिया में 100 आयरन बने और बांग्लादेश में 150 जूट बने, ठीक है। अब
एक्सचेंज रेशियो जो इनके जाएगा वो 1:1 है। अगर इंडिया 100 आयरन देता है तो सामने उसको जूट कितना मिलेगा? 100, क्योंकि 1:1 चल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट। जितना आयरन दिया जाएगा उतना ही बांग्लादेश उसको जूट देगा। अब मेरे को बताओ कौन बेनिफिट हुआ? इंडिया को फायदा होगा कि बांग्लादेश को फायदा? बांग्लादेश। अब किसको फायदा होगा मेरे को बताओ? अब सिचुएशन समझ में आ रही है? अब 50 यूनिट उसके पास पड़े ना जूट के, क्योंकि बांग्लादेश 150 तक प्रोड्यूस कर सकता है और इंडिया तो क्या कर रहा है? 100 जितना ही बना रहा है आयरन। तो इधर से 100 आयरन दिए, उधर से 100 जूट लिए, ये रेशियो चल रहा है दोनों के बीच में। आया समझ में? अगर मैक्सिमम लिमिट 1:1 है, समझ आ रही है बात? यस और नो? क्लियर? एकदम क्लियर? यस मैम। यस मैम। डाउट हो तो फिर से मेरे से पूछ सकते हो, बट समझना बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेस्टिक रेशियो यहाँ पे हम लोग इंडिया का फॉलो कर रहे हैं 1:1 वाला। अब आ जाओ नेक्स्ट वाली सिचुएशन पे कि अगर मैक्सिमम लिमिट 1:1.5 अगर फॉलो की गई तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1:1.5 अगर मैक्सिमम लिमिट फॉलो की गई तो सेम सिचुएशन, 100 आयरन बना रहा है इंडिया और 150 बना रहा है जूट बांग्लादेश। अब अगर ये सिचुएशन हुई, अगर ये एक्सचेंज रेशियो चला, तो इंडिया को 100 आयरन देने पड़ेंगे, किसको? बांग्लादेश को। और बांग्लादेश कितना जूट देगा सामने? कितना जूट देगा इंडिया को? बताओ अगर ये रेशियो से चले तो। टेल मी। सेम एज इट इज सिचुएशन, लेकिन मैं क्या कर रही हूं, ये पहले ये वाला रेशियो चल रहा था, अगर ये वाला रेशियो चला तो, अगर ये एक्सचेंज बांग्लादेश का एक्सचेंज रेशियो अगर हम लोग मानकर चले, ये मैक्सिमम लिमिट मानकर चले, इंडिया ने तो 100 आयरन दिए बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश जूट कितना देगा इंडिया को? अब बताओ, सिंपल एकदम। 1 के सामने 100 है तो 1.5 के सामने कितना होगा? 150। सिंपल। फिर से मैं समझा रही हूं, अगर मैक्सिमम लिमिट 1:1.5 चली कि भाई एक के सामने 1.5 देना पड़ेगा तुमको, ये है, समझने की कोशिश करो। एक्सचेंज रेशियो क्या चल रहा है? अगर ये वाला चला, एक के सामने 1.5 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा वाला सिचुएशन। तो इंडिया ने अगर 100 आयरन दिए तो इंडिया को जूट कितना मिलेगा बांग्लादेश से? टेल मी, बताओ। 150। 150। तो अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया को फायदा हो रहा है कि बांग्लादेश को फायदा हो रहा है? इंडिया को। इंडिया को, क्योंकि इंडिया 100 आयरन दे रहा है, उसके सामने उसको 150 जूट मिल रहा है, तो फायदा इंडिया का है ना। अगर देखो दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, या तो 1:1 वाली या तो 1:1.5 वाली। ये वाली दो सिचुएशंस में अपने को अंडरस्टैंड करना है कि किसको फायदा हो रहा है। अगर कंट्री मैक्सिमम लिमिट्स ये चलाती है तो ऐसी चीज में किसको फायदा होगा? बांग्लादेश को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेशियो अगर ये चलेगा 1:1.5 अगर चलेगा तो एक के सामने 1.5 देना पड़ेगा बांग्लादेश को, ये सिचुएशन है। एक आयरन के सामने 1.5 जूट देना पड़ेगा उसको, तो नुकसान में है ना बांग्लादेश, और इंडिया को तो मजे है, इंडिया को तो फायदा है, उसने तो 100 आयरन दिए, 150 जूट मिले उसको, सिंपली। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को फायदा हो रहा है,
बट ये वाली सिचुएशन में बांग्लादेश को बेनिफिट हो रहा है, बांग्लादेश को एडवांटेज हो रहा है। गेन किसको हो रहा है? बांग्लादेश को हो रहा है। और ये वाली सिचुएशन में इंडिया को गेन मिल रहा है पूरा का पूरा एक्सचेंज करने से। अब समझ में आई दोनों सिचुएशंस एवरीवन? कुछ भी डाउट अभी भी अगर दिमाग में तो भी मुझसे पूछ सकते हो। यस मैम, क्लियर हो गया सब कुछ। एकदम क्लियर? ठीक है। यस। तो यही दो सिचुएशंस यहाँ पे बताई है जनरली। अब तीसरी एक ऐसी सिचुएशन बताइए कि इफ इंडिया कैन नॉट सेल इट्स आयरन टू एनी अदर कंट्री, अगर इंडिया अपनी आयरन बेचे ही नहीं किसी को भी, तो फायदा कैसे होगा उसको? कुछ फायदा ही नहीं होगा। और सेम एज इट इज बांग्लादेश अपना जूट किसको नहीं बेचे, तो कोई भी कंट्री को, तो इनको फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, गेन कुछ होगा ही नहीं ना, बेनिफिट कुछ मिलेगा ही नहीं इनको। सो ये वाली सिचुएशंस भी हो सकती है। ठीक है, बस ये चीज बताई है। और फिर आपको यहाँ पर क्या बताया है मिल ने, बस वो प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल पढ़ा था, वो वाला एग्जांपल यहाँ पे फिर से फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ी थी, PA into QA equals to PB into QB. So B is for import and A is for export, और P for price, Q for quantity. ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो बस मिल्स थियोरी के अंदर यही बताया है कि रेसिप्रोकल डिमांड से अगर इंडिया डिमांड करती है बांग्लादेश जूट का, और अगर ये रेशियो चलता है तो फायदा किसको होगा? लेकिन अगर बांग्लादेश इंडिया की आयरन का डिमांड करता है तो इंडिया को फायदा है। जैसे देखो, जिस कंट्री का आप डिमांड करोगे ना, उस कंट्री को फायदा मिलेगा उस सिचुएशन। एक नियम है इस चीज का। अगर मैं यूएसए प्रोडक्ट की डिमांड करूंगी तो फायदा किसको मिलेगा? यूएसए को, क्योंकि वो क्या बोलेगा, मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे तुम लोगों को दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो नहीं लो। वैसा चीज आएगा ना, क्योंकि हम लोग डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड करेंगे तो सामने वाला प्राइस अपनी बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये चीज सोच के चलना, और सामने वाले को फायदा वो अपना देखेगा, क्योंकि यूएसए क्या बोलेगा, इंडिया को मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, मुझे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं ना वो। तो ये ऐसे केसेस में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यही चीज होती है कि हम किसी कंट्री के गुड्स की कितनी डिमांड कर रहे हैं, तो गेन जो होगा वो उस कंट्री को जाता है। एक बेसिक मैं आपको बता दे रही हूँ, कभी भी एमसीक्यूज वगैरह में इस तरीके से अगर पूछते हैं तो आप आंसर दे सको। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट अबाउट द जेएस मिल थियरी। जेएस मिल थियरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इक्वल नहीं हो सकते, उनकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने देखा था ना लास्ट में, PA into QA equals to PB into QB। तो ये हम लोगों ने देखा था, प्राइस एक्सपोर्ट्स अगर कर रहे हैं तो 100 है, तो सामने इसका प्राइस दिया हुआ है 10, तो ये 500। हम लोग कितना डिमांड कर सकेंगे? ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट्स कितने कर सकेंगे हम लोग? यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए हमारा? 500 ही आना चाहिए। तो 50 यूनिट्स ही हम लोग खाली क्या कर सकेंगे? इंपोर्ट्स। रियल लाइफ में कभी भी ये इक्वल्स टू नहीं होता है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मिल्स थ्योरी, सबसे बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, कभी नेवर एवर प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये तो थियोरी है, तो हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई ट्रेडिंग ऐसा है, दो कंट्रीज है और दो ही प्रोडक्ट्स है, ये सब अज्यूम करके हम लोग करते हैं। बाकी विदाउट अजम्पशंस हम लोग थियोरी वैसे भी नहीं पढ़ सकते इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हुई आपकी मिल्स की थ्योरी। सो मिल्स की थ्योरी लिखनी होगी, अगर हैंसी अगर पूछते हैं तो क्या लिखना है?
बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जेएस मिल, देन और रेसिप्रोकल डिमांड के बारे में आप लिख सकते हो, देन अजम्पशंस आप लिखोगे उसके जो दिए हुए हैं, रेसिप्रोकल डिमांड की डेफिनेशन वगैरह आप बताओ कि भाई मिल्स की थ्योरी क्या बता रही है, किसके ऊपर बता रही है कि ये वाला जो फॉर्मूला बोला ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, लेकिन उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके वो चीज, देन आप जूट और ये इसका एग्जाम्पल बताकर सारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करके लास्ट में कंक्लूजन में लिमिटेशन बता देने का कि लिमिटेशन क्या है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। देखो अब नेक्स्ट आता है दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑफर कर्व्स। ऑफर कर्व, ठीक है, अब ये दोनों कंट्रीज के ऑफर कर्व, दो अभी फिर से वही आएगा, दो कंट्रीज है, दो गुड्स है, उस पे चल रहे हैं ना हम लोग कब से। सो दोनों कंट्रीज के ऑफर कर्व्स यहाँ पे बने जाते हैं। अगर इंडिया एक आयरन देगा तो सामने कितना जूट दे लेगा, दैट इज अगर इंडिया एक आयरन ऑफर कर रहा है तो सामने जूट कितने यूनिट्स जूट सामने से वो लेगा तो वो एक आयरन ऑफर करेगा। सेम एज इट इज रिवर्स सिचुएशन बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी यही सिचुएशन हो सकता है कि बांग्लादेश को सामने से कितना आयरन मिलेगा तो वो जूट ऑफर करेगा। दिस इज अ ऑफर, सेम एज इट इज। देखो क्या बताया है यहाँ पे, आपको बेसिक बताया हुआ है ऑफर कर्व रिलेटेड कि द ऑफर कर्व ऑफ अ नेशन shows how much of its import commodity the nation demands for it to be willing to supply various amounts of its export commodity। सामने से वो कितना लेगा तो वो उतना देगा, मतलब ये हम लोग कितने कितने यूनिट्स पे हो सकता है, ऑफर कैसे कर सकता है, वो चीज यहाँ पे जनरली बताइए। देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं ऑफर कर्व। यहाँ पे ब्रिटेन और इंडिया बताया है, इंडिया और ब्रिटेन के बारे में बताया है, इंडिया और ब्रिटेन। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इंटरनेशनल ट्रेड अगर करते हैं तो इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज है प्रोडक्शन ऑफ टी में, टी, और ब्रिटेन को कंपैरेटिव एडवांटेज है क्लोथ्स में। ठीक है, ओके। अब हम लोग बनाते हैं ऑफर कर्व किसका, पहले ब्रिटेन का, कि सपोज ब्रिटेन वांट्स टू इंपोर्ट टी, सपोज ऐसा करो कि ब्रिटेन को इंडिया से टी इंपोर्ट करनी है, ठीक है, फ्रॉम इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्टिंग क्लोथ्स। तो वो टी इंपोर्ट करने के लिए वो सामने क्लोथ्स कितने यूनिट्स देगा, ठीक है, या वो एक क्लोथ के बदले में सामने वो कितना यूनिट्स टी का लेगा। तो इसमें अलग अलग ऑफर हो सकते हैं, अलग अलग इसके कर्व्स बन सकते हैं कि भाई एक क्लोथ पे एक टी, एक क्लोथ पे दो टी, एक क्लोथ पे तीन, कौन सा। तो ये अलग अलग ऑफर कर्व यहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, वो हम लोग डायग्राम से करते हैं। देखो क्या लिखा है, so when we increase the import of the tea then its marginal importance will decrease, on the other hand quantity of cloth decrease then its marginal importance will increase। मैंने आपको बेसिक इसका रूल बताया इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, अगर मैं किसी और के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करूंगी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी मेरे प्रोडक्ट की, सिंपल रूल है इसके अंदर। और अगर हम लोग सामने वाले प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देते हैं तो मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो ब्रिटेन भी यही बोलता है, अगर ब्रिटेन ज्यादा टी डिमांड करेगा तो खुद की वैल्यू गवाएगा, और अगर ब्रिटेन को अपने क्लोथ की वैल्यू रखनी है तो सामने इंडिया से टी कम डिमांड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आएगी। ब्रिटेन क्या सोचेगा, ब्रिटेन के दिमाग में क्या होगा, मैं कम से कम क्लोथ्स दूं, ज्यादा से ज्यादा टी दूं। दिस इज अ बेसिक रूल, बेसिक कंसेप्ट चलेगा, बेसिक साइकोलॉजी चलेगी ब्रिटेन की।
क्लोथ्स कम दूं, टी ज्यादा लूं, है ना, तो ही फायदा होगा उसको सिंपली। और इंडिया क्या सोचेगा, टी कम दूं, क्लोथ्स ज्यादा लूं। ये दोनों की इस तरीके से ट्रेडिंग, ट्रेड में तो यही होता है, नियम ही ये है ट्रेडिंग के अंदर। तो मैं दूं कम, लूं ज्यादा, इकोनॉमिक्स पूरा चलता ही इसके ऊपर है। कॉस्ट कम, बेनिफिट ज्यादा, अपने एफर्ट्स कम, गेन ज्यादा, बेनिफिट्स ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑफर कर्व बता रहे हैं सबसे पहले ब्रिटेन का। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है दिस इज ओ, यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब किया गया है क्लोथ्स, ठीक है, और यहाँ पे डिस्क्राइब किया है टी। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे कर्व्स बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर कर रहा है ब्रिटेन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनेगा ये प्राइसेस अलग अलग आएंगे कि ए ऐसा ऑल्टरनेटिव है जहां पर एक क्लॉथ इक्वल्स टू 1 टी। दूसरा ऑल्टरनेटिव आएगा बी, इसमें क्या होगा, एक क्लॉथ 2 टी। तीसरा ऑल्टरनेटिव आएगा एक क्लॉथ 3 टी। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो 1 क्लॉथ है, तो ये 1 क्लॉथ 1 टी, फिर ये 1 क्लॉथ 2 टी, है ना, ये 1 ये 2 और ये आ जाओ ये 1 क्लॉथ 3 टी। समझे, तो इसका कर्व कैसे जा रहा है, इस तरीके से इसका कर्व जा रहा है। आ रही है बात समझ में। देखो एक क्लॉथ तो सामने एक टी, पहला ऑल्टरनेटिव, ये मैंने ग्राफ प्राइसेस अलग अलग है। ये सेकंड, ये वाली फर्स्ट पॉइंट, ये वाली सेकंड। सेकंड पे देखो क्या है, 1 क्लॉथ 2 टी, फिर 1 क्लॉथ 3 टी। तो इसका ऑफर कर्व मैं यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ये वाली जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को मैं क्या कर रही हूँ, ये प्लस कर दे रही हूँ, और ये इसका ऑफर कर्व ब्रिटेन का ऐसे जा रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ब्रिटेन का ऑफर कर्व इस तरीके से जा रहा है, देखो आप, है ना, इस तरीके से उसका क्या जा रहा है, ऑफर कर्व। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स है, ए बी सी डी, तीन ऑफर्स कर रहा है। तो ब्रिटेन तो चाहेगा ना कि मैं कम से कम क्लॉथ दूं, ज्यादा से ज्यादा उसको टी मिल सके, ठीक है। तो ये ब्रिटेन का। अब मैं अगर इंडिया का बताऊं, ये किसका है, दिस इज फॉर ब्रिटेन ऑफर का। जीरो, अगेन यहाँ पे लेंगे हम लोग क्लोथ्स, यहाँ पे लेंगे हम लोग टी, ठीक है। अब ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे रेडी हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगी, दूसरी पॉइंट हमारी ऊपर जाएगी क्योंकि सिमिलर हमारी ये इस तरीके से जा रही है, सॉरी सेकेंड पॉइंट हमारी यहाँ पे, थर्ड पॉइंट भी हमारी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। तो इसका ऑफर कर्व इंडिया का कैसे जाएगा, इस तरीके से, जनरली कैसे जाएगा, इस तरीके से। हम लोग इसको अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के साथ लेते हैं, 1 2 3 करके। देखो ये ए ऑल्टरनेटिव, अब ये ए ऑल्टरनेटिव में क्या होगा, 1 क्लॉथ 1 टी, 1 क्लॉथ इक्वल्स टू 1 टी। सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या होगा, 1 क्लॉथ 2 टी, और ये थर्ड ऑल्टरनेटिव जो था हमारा 1 क्लॉथ 3 टी, ठीक है। लेकिन इंडिया का क्या होगा, ऑफर का कैसे जाएगा,
जो मैंने आपको करके दिखाया, इस तरीके से इसका ऑफर कर्व जाएगा, क्योंकि वन क्लॉथ, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे आता है, लेकिन इसका ऑफर कर्व कैसे जाएगा इंडिया का, इस तरीके से जाएगा, क्योंकि इंडिया टी देगा 1 और सामने क्लोथ लेगा 1, यहाँ तो 2, यहाँ तो 3, तो इसका ऑफर कर्व इस तरीके से जाएगा। अब आपको पता है, सिंपल आपको पता चला कि इंडिया का ऑफर कर्व ऐसे जा रहा, ठीक है, वो टी कम देगा और क्लोथ्स ज्यादा लेगा, ठीक है, और ब्रिटेन का ऑफर कर्व ऐसे जा रहा है, यस, ब्रिटेन का आपने देखा कि ऑफर कर्व ऐसे जा रहा है, तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे, दोनों ऑफर कर्व इंडिया और ब्रिटेन के, दैट इज द मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। जिस जहां पर ये दोनों कर्व जैसे मिलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे दोनों कंट्रीज को फायदा हो, ऐसी पॉइंट है वो, समझे? तो आपको ऑफर कर्व इस तरीके से जस्ट बताया है। ये ब्रिटेन का ऑफर कर्व, ये इंडिया का ऑफर कर्व, दिस इज अ पॉइंट, ये पॉइंट पे टी, ये पॉइंट पे क्लोथ। एक्सचेंज करने से दोनों ब्रिटेन और इंडिया दोनों को फायदा मिलेगा। आया समझ में? ऑफर कर्व एकदम बेसिक है, कुछ नहीं है उससे ज्यादा। यस एवरीवन, रीजॉइन हो जाना, हाँ मीटिंग एंड होगी, रीजॉइन हो जाना, मैं फटाफट से कंप्लीट करूंगी आज के दिन में ये चीज।